स्वागत है हमारे माई स्कूल ब्लॉग.इन पर। आज हम मानचित्र कार्य के पार्ट 2 दूसरे नंबर के पार्ट पे आ चुके हैं और पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम यहाँ पर आई बटन, डिस्क्रिप्शन, इंड स्क्रीन में भी हम आपको उसका लिंक दे देंगे, जहाँ से आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं कि नक्शे के माध्यम से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा विषय भूगोल के अंतर्गत पूछे जाने वाले 10 नंबर के प्रश्न जो आपको परीक्षा में सफलता के साथ साथ अच्छे अंक भी प्रदान कर सकता है, उसको सही कैसे बनाएं कि वो पूरा का पूरा नंबर आपको दो। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं जिससे नक्शे जैसे कार्य पर भी उनके नंबर काटे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पार्ट 2 में कौन कौन सा विषय आपको नक्शा भरने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले हम बताएं अपना परिचय। मेरा नाम है शिव प्रसाद गबेल, व्याख्याता भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नावागांव, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ का हूं मैं। और माई स्कूल ब्लॉग.इन के बैनर तरह यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से हमने पिछले वीडियो में बंद किया हुआ था नक्शा कार्य को भरना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, भारत के सीमा का राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाइए एवं संकेतों के साथ लेबल कीजिए। प्रश्न में स्पष्ट कहा जाता है संकेत का हमें इस्तेमाल करना है। बच्चे खाली नक्शा देखते हैं, विषय देखते हैं, भर देते हैं और पता चलता है कि वो जहाँ भरे वहाँ भी नहीं है। इस कारण से उनके नंबर काटे जाते हैं। सही जगह नहीं होने पर क्रॉस चेकिंग के समय यदि टीचर नंबर दे भी दे तो क्रॉस चेकिंग के समय नंबर कट जाता है। इसलिए आप सही भरें। यहाँ पर बॉम्बे हाई, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग, जूट उत्पादक क्षेत्र ये दिया गया है। इसे हम भरेंगे कैसे और संकेत के साथ लेबल कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका संकेत लेबल करने के लिए। जैसे ही आपको जो नक्शा मिलेगा उस नक्शे में आप बना लीजिए संकेत और बना लीजिए इतने डिब्बे। इन डिब्बों में आपको वह संकेत देना है जो आप नक्शा में भरने वाले हैं। तो पहला आपके पास है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई आपको पता होना चाहिए कि भरना कहाँ पर है और जो विषय दिया गया रहता है सबके लिए अलग अलग हमको संकेत का इस्तेमाल करना है। बॉम्बे हाई एक स्थान है और स्थान क्या है, ये तेल उत्पादन का क्षेत्र है जो बम्बई से मुंबई जिसे कहा जाता है, यहाँ से कुछ किलोमीटर समुद्र के भीतर पानी के अंदर जो कुआं खोदा गया है वहाँ से तेल निकाल के मुंबई तरफ लाया जाता है। यह है यहाँ मुंबई के कुछ दूरी पर, जहाँ पर इस जगह पर है। तो ऐसे हम कोई एक चिन्ह बना देंगे और इसे हम बॉम्बे हाई कह देंगे। वही चिन्ह हमको यहाँ संकेत पर लेबल करना है, वही चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे और लेबल कर देंगे। तो लेबल करेंगे उस समय भी हम ये जो बिंदु है यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बॉम्बे हाई। ये हमारा पहला काम हो गया। बॉम्बे हाई कहाँ पर है हमने बता दिया, किस संकेत के द्वारा हमने यहाँ पर निश्चित किया। यहाँ लिखने की आपको जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा है नर्मदा नदी। बच्चा नर्मदा नदी तो है, कहीं पर भी खींच दो, ऐसे खींच दिया जाता है, ये आपको नहीं करना है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके गिरती है, किस रास्ते पर चलती है, ये सब आपको सही भरना होता है और उसको एक लाइन से भरना है। क्योंकि बॉम्बे हाई एक बिंदु है तो हमने बिंदी लगा दिया, एक चिन्ह बना दिया और वैसी लेबल कर दिया। लेकिन नर्मदा नदी को किसी बिंदु के माध्यम से नहीं भर सकते क्योंकि वो एक नदी है और वो लंबाई पर भरी जाएगी। निकलने का स्थान है छत्तीसगढ़ के करीब, ये मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ के करीब अमरकंटक। हालांकि मध्य प्रदेश में यहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। इतने तक हम नदी जैसे कोई आकृति तैयार करेंगे और इस तरह से नदी जैसे आकृति तैयार कर देंगे और इसे हम यहाँ लेबल करेंगे। हमने तो बना दिया एक लाइन, उस लाइन को लेबल कर देंगे यहाँ पर। ये लेबल करने के बाद यहीं पर हम लिख देंगे नर्मदा नदी। ये आपके उत्तर पुस्तिका में लिखा जाएगा और ये नक्शा में ये काम किया जाएगा, है ना। उत्तर क्रमांक जो भी हो आप लिख देंगे। आपने उत्तर पुस्तिका में पेपर में आपको 5 लाइन की जरूरत है और एक लाइन उत्तर क्रमांक 21 या 22 जो भी लिखना है। अगली है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा को भी बच्चा कहीं पर लाइन खींच देता है,
यहाँ पर भी यदि जब उसका बारीकी से जांच होता है, बारीकी से जांच तब होता है जब बच्चा अधिकतम नंबर पाता है। अब नंबर कहाँ पर काटना है, 100 में 100 यानी कि 70 में 70 नंबर यदि ले लिया तो काटने का जगह खोजा जाता है ना। यदि चलो पास नहीं हो रहा है तो पास करना है तो कहीं पर भी खींचा है तो दे दो। ऐसे कंडीशन पर बच्चे की बारीकी देखी जाती है कि वो बारीकी से बनाया गया है कि नहीं। भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। मिजोरम, त्रिपुरा, ये दोनों राज्यों को आपको कवर करना है। इसके बाद पश्चिम बंगाल को करना है, उसके बाद आपको झारखंड को करना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ करना है, उसके बाद मध्य प्रदेश करना है, उसके बाद राजस्थान करना है, उसके बाद गुजरात। इतने राज्यों से होकर गुजारना है इसको। और इतने राज्यों से होकर गुजारने के लिए आपका रेखा उसी लाइन पर होना चाहिए जहाँ से ये गुजरे। ऐसे यहाँ पर राजस्थान का थोड़ा सा जगह पड़ेगा तो बच्चे थोड़ा सा नीचे कर देते थे, राजस्थान टच नहीं करने पर गलत। ऐसे भी कई तरीके से कर्क रेखा को जांचा जाता है। तो इसके लिए आप सही जगह से आप गुजारिए कर्क रेखा को, और इन सभी राज्यों को टच करते हुए जाना चाहिए। हमने उस रेखा को इस तरह से किया है। ध्यान रखिए, आप कलर पेंसिल, कलर स्याही का उपयोग नहीं करेंगे। मैं यहाँ दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप यहाँ पर केवल पेंसिल का उपयोग करेंगे। हमने यहाँ पर कर्क रेखा लिख दिया तो यहाँ पर कर्क रेखा लिख देंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक अपने साथियों, अपने टीचरों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के लिए जाए। यह विषय जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 12वीं, 11वीं और 9वीं और 10वीं पर भी लागू होता है। सब में नक्शा पूछे जाते हैं भारत के नक्शा के लिए खास करके। तो उन बच्चों को भी इसे देखना चाहिए जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में भूगोल लिए हैं और 12वीं में भूगोल पढ़ते हैं, उनके लिए। तो चलिए हम दिल्ली और कोलकाता रेल मार्ग के लिए अलग से निशान देंगे, क्योंकि एक लाइन हो गया, एक डाट हो गया, एक गोला हो गया। रेल मार्ग भी एक लंबाई पर है, किसी एक जगह भर नहीं सकते, लेकिन हमको जानना है दिल्ली कहाँ पर है और कोलकाता कहाँ पर है। हमारे पास है दिल्ली का स्थान। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेपाल से एक कोने से ठीक सीधे में आप यहाँ पर एक गोला लगा सकते हैं ऐसे दिल्ली के लिए, और कलकत्ता के लिए इस जगह पर समुद्र किनारे। अब यहाँ हम सीधी लाइन खींच देंगे तो भी एक तरह से गलत है, क्योंकि हवाई मार्ग नहीं है, ये क्यों है, रेल मार्ग है। हम सीधी लाइन नहीं खींच सकते, और हवाई मार्ग होता तो सीधी लाइन खींच देते और रेल लाइन कह देते। हालांकि नंबर दे दिया जाता है, लेकिन आपको सही भरना है तो आप पहले धीरे धीरे, आपकी रेल लाइन कहाँ से कहाँ आएगा, आपका रेल लाइन इधर आएगा, इधर से इस तरह से आएगा, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के किनारे आ जाएगा, ऐसे होते हुए बनारस साइड से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, गया चला जाएगा, गया से होते हुए फिर झारखंड, और झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए कलकत्ता। तो इस तरह से आपका रेल लाइन आएगा। अब इस लाइन पर आपको ऐसे एक लाइन खींचना है, डैश डैश, जो रेल लाइन के लिए एक संकेत चिन्ह के रूप में भी माना जाता है। इस तरह से आप रेल लाइन खींच करके आप बता सकते हैं। यहाँ आपको दिल्ली और यहाँ कलकत्ता लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ लिखिए जो प्रश्न में दिया गया है, दिल्ली कलकत्ता रेल मार्ग। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप बाकी खुद समझदार हैं। इसी प्रकार अब है जूट उत्पादक क्षेत्र। अब एक क्षेत्र है, ना तो हम इसे लाइन खींच सकते हैं और ना ही कोई बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी क्षेत्र को भरने के लिए क्षेत्र को अंडरलाइन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जूट कहाँ उत्पादन होता है, आपको पहले ही बता दें, जूट उत्पादन के लिए अच्छे मिट्टी की ज़रूरत होती है, काप मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उसके लिए उत्पादन होने के बाद भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ अधिक वर्षा होता हो, जलोढ़ मिट्टी मिलता हो। तो भारत के अधिक वर्षा जलोढ़ मिट्टी तो इधर है नहीं, तो इस क्षेत्र में तो होना संभव है ही नहीं। तो जूट उत्पादन उस क्षेत्र में होता है जहाँ अधिक वर्षा भी होती है, काप मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है। ऐसे क्षेत्र है हमारे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों का क्षेत्र है, और यहाँ पर भारत में, ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र पर भारत में सबसे अधिक जूट लिया जाता है। अब इतने को हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, किसी एक, या तो पूरा काला कर देंगे, क्या कर देंगे, पूरा इसको काला कर देंगे पेंसिल से, पेन से नहीं, पूरा ऐसे काला कर देंगे कि इस क्षेत्र में, वैसे तो इधर भी आ जाता है, तो इस क्षेत्र को जैसे ही हम इस तरह से भर देंगे तो वही काम हमको यहाँ भी कर देना है, वही काम यहाँ भी कर देना है। एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जगह बना के काला कर देना है, और यहाँ पर बता देना है जूट उत्पादक क्षेत्र। कहाँ होता है जूट उत्पादन अधिक,
पश्चिम बंगाल में, भारत के। तो ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का। कुछ एरिया आपका असम तरफ भी आ जाता है, कुछ इधर भी आ जाता है। तो मेन माना जाता है इस जगह को। इसके लिए रेल लाइन के लिए भी हमको रेल लाइन का ऐसे चिन्ह बना देना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक नक्शा क्लियर हो जाएगा। ये 5 में से कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए फंसेगा। तो ऐसी हमारे सभी नक्शों से कोई ना कोई फंसते जाएगा। इस आधार पर हमने उतने विषय को रखा है जिससे आपके परीक्षा में आने योग्य हो। तो चलिए हम अगले नक्शा में क्या पूछा गया है, क्या है, उसको जानते हैं। इसके बारे में आपने देख लिया क्या क्या रखा गया था। 1 2 3 4 और 1 5 चीज़ों को भरना आता है और उसको हमको जहाँ बोला गया है वहाँ भरेंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न आते हैं। कच्छ की खाड़ी, महानदी, दक्षिण भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार और कांडला बंदरगाह, ये 4 चीज़ें हम यहाँ भरेंगे। चारों को संकेत के साथ लेबल करेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। और यह जो है नक्शा भरना, यदि आपने सही किया तो आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। संकेत हमारे पास पहले से तैयार है, आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद कच्छ की खाड़ी, आपको पहले ही वीडियो में बताया गया है खाड़ी कौन सा क्षेत्र है और कहाँ पर रहेगा। वैसे भारत में 3 खाड़ियों के बारे में बात होती है ज़्यादातर, तो खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी ये वाला जगह है, ये अंदर हमारे भारत के जो अंदर जल घुसा हुआ है, जल क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो कच्छ की खाड़ी का और विशेषता थोड़े से 5 मिनट के आगे आपको और पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। ये ऐसे एरो का निशान भी लगा देंगे, वही संकेत चिन्ह भी हो गया। वही संकेत चिन्ह हम यहाँ पर बना देंगे और यहाँ आगे कच्छ की खाड़ी लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम कच्छ की खाड़ी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आता है महानदी। महानदी के लिए आपको पता है महानदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जब कई बार छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूछता है कुछ न कुछ, क्योंकि हमारा ही प्रदेश है और यहीं का पेपर है, तो भारत के नक्शे में भी छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ एक चीज़ पूछ देता है। महानदी छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ से वो कहाँ पर से निकलती है और किधर को जाती है और किस तरह से वो समुद्र में मिल जाती है, उसको आपको ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के यह नदी जो है रायपुर के और दक्षिण से निकलती है। इस जगह से पहले ये उत्तर की ओर चलती है, फिर मुड़ जाती है, फिर कहाँ क्या होती है? उड़ीसा होते हुए, है ना, समुद्र में जाके ऐसे मिलती है। ठीक है, तो इतना आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा आपने लकीर खींच दिया और बना दिया। तो ये यहाँ पर आपको पता है एक बहुत बड़ा बांध बनता है जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते ही या कहाँ उड़ीसा में हीराकुंड बांध भी बनती है इसी में। तो ये जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर के लिए, तो ये यहाँ पर भी हम ऐसे एक निशान बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे महानदी। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर में हमको क्या पूछा गया? दक्षिण भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र। पहले हमने बताया था चाय उत्पादक क्षेत्र के लिए असम प्रमुख है। तो ठीक है, इधर पूर्वी भारत में, पूर्व भारत है। यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चाय उत्पादन कहाँ होता है उसको आपको जानना है। तो ये एरिया आता है आपका केरल। यहाँ आप प्लस लगा दें और वही प्लस चाय उत्पादक क्षेत्र में प्लस पहाड़ियों में इधर भी होता है। तो इस एरिया में आप इसे प्लस लगा करके चाय उत्पादक क्षेत्र को इंडिकेट कर सकते हैं। दक्षिण भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, आप इसे यहाँ लिख देंगे, लेकिन आपको पूरा लिखना है। इसके बाद हमने क्या क्या भर लिया? 1 2 और 3 चीज भर लिया। तीनों के लिए संकेत लगा दी, तीनों को हमने यहाँ लिख दिया। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी चलिए एक बार और रिविजन हो जाए। छोटा नागपुर का पठार कोई क्षेत्र है, बड़ा सा क्या है? एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र को हमें सर्कल करना है और उसके अंदर कोई ना कोई एक चिन्ह है। यहाँ हमने प्लस किया है, तो अब पठार वाला भी एरिया बड़ा है, तो हम प्लस नहीं कुछ और चिन्ह करेंगे। चलिए, छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड के आसपास आता है। इस जगह पर इस तरह से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को लेकर, इसी प्रकार उड़ीसा के कुछ हिस्से को लेकर और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को लेकर थोड़ा बहुत हमारा बिहार भी आ जाता है। इस एरिया में पड़ता है। इसको हम एक चिन्ह लगा देते हैं कि किस तरीके से भरेंगे हमने। चलिए यहाँ पर गोल बिंदी लगा देते हैं और इस तरह से ये एरिया हमने क्या कह दिया? छोटा नागपुर के पठार के लिए बनाया। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ये जो हमने गोला लगाया है वो छोटा नागपुर का पठार है।
इस तरह से यहाँ भी हम इसको नोट कर देंगे संकेत पर। आपको फिर आता है एक बंदरगाह है, ये कौन सा, कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, उसके लिए कौन सा निशान लगाएं। तो हमारे पास अभी कोई भी निशान लगाने के लिए लगा सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं इस तरह से, और बता देंगे कि ये कांडला बंदरगाह है ना। तो चलिए, कांडला बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कहाँ होता है, और गुजरात, आपको सभी राज्यों को जानना है। गुजरात कौन सा है, ये है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य कहाँ पर है, इसी कच्छ की खाड़ी पर है ना। ये कांडला बंदरगाह है जिसको हमने स्टार के रूप में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, किसके रूप में बनाया, स्टार बना दिया, ये स्टार बना दिया। और इसी स्टार को हम क्या कर देंगे, संकेत में लेबल कर देंगे, ठीक है। इसी स्टार को क्या कर देंगे, हम संकेत में लेबल कर देंगे, छोटा सा स्टार ऐसे बना के संकेत में लेबल कर देंगे। तो ये है आपका कांडला बंदरगाह। ये दूसरा नक्शा भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, कौन सा चीज़ कहाँ पर है, उसको सही सही जगह में लगा देना है, सही सही जगह में लगा के सही संकेत से लेबल कर देना है। इसी तरह से हमारे अगली प्रश्न के लिए हम पहुँचते हैं। ये पारादीप, गोदावरी नदी शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र, अलावरी पर्वत और दिल्ली, ये अब कहाँ कहाँ पर है, इसको भी हम उसके संकेत के साथ लेबल करने के लिए चलिए चलते हैं इसके संकेत वाले मानचित्र पर। ये हमारा संकेत जिसको हमने पहले से बनाया है। सबसे पहला हमारा पारादीप। पारादीप भी एक बंदरगाह है, और वो किस राज्य पे कहाँ पर है इसको हम पहले बता देते हैं। पारादीप एक बंदरगाह है और उड़ीसा राज्य के किनारे है, जहाँ पर हम चिल्का झील को भरते हैं। ध्यान दीजिए, आप उसी जगह के आसपास अब उसको भी भर सकते हैं। ये है आपका पारादीप बंदरगाह, ठीक है। हमने एक गोला लगाया, बीच में भी एक बिंदी लगा दिया, उसी को लेबल करने के लिए हमने यहाँ पर एक गोला लगाया, और उस गोला के अंदर हमने एक बिंदी लगा दिया और हमने लिख दिया पारादीप, ठीक है। ये पहला हमारा जल्दी भरा गया। दूसरा देखते हैं हम, गोदावरी नदी। देखिए ध्यान दीजिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और गंगा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसको याद रखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा 5 मिनट और आप लोगों का या 2 मिनट और टाइम लूँगा, समझने की बात है कि भारत की भौगोलिक स्थिति में इस नदी का स्थान कहाँ पर और कैसे है। हमको पता है हमारी ताप्ती नदी और नर्मदा नदी इधर से ऐसे जाती है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इसको हमने सीख लिया है। लेकिन हमारी यहाँ पर गोदावरी नदी जो है एक ऐसी नदी है जो यहीं से फिर शुरू होकर के इधर को आती है। तो शुरू कहाँ से होती है, किधर होते हुए ये आ जाती है, इसको देखिए। हमारी 2 नदियाँ इधर से जाके यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब इधर से भूमि का ढलान इधर है। लेकिन एक नदी ऐसा है जो उसके उल्टा इधर आती है, मतलब इधर से भूमि का ढलान इधर है। सोचो भारत की बनावट किस तरह से है, उसको हम नदियों की बहाव के दिशा के आधार पर भी भारत को समझ सकते हैं। ये एक प्लेन चित्र जबकि हमें दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। बहुत से नदियाँ से हमें पता चलता है कि भारत की धरातल किस ओर इसका ढलान है। इसी को आप समझिए। हमने 2 नदियों की बात की, इधर से इधर जाती है। यहाँ की जल अमरकंटक, ध्यान दीजिए, अमरकंटक के पास की पूरी पानी, पूरे मध्य प्रदेश से पानी बह करके कहाँ चली जाती है, गुजरात तरफ। लेकिन इसी गुजरात के आसपास यहीं से निकलने वाली एक नदी जिसका नाम क्या है, गोदावरी नदी, वो यहाँ से निकल करके यहाँ होते हुए और यहाँ से तेलंगाना पहुँच करके छत्तीसगढ़ का सीमा बनाते हुए इस जगह पर समुद्र में आती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी भी इसमें शामिल हो जाती है ना। ये आप लोगों को अचंभा करने वाली बात है कि इतना पानी इधर, लेकिन इधर का पानी इधर जाती है। तो भारत की बनावट से भी आपको समझना है। हमने बना दिया कौन सा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को इस तरह से हमने बनाया, ठीक है। गोदावरी नदी हमारा बन गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा नंबर, शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र। ध्यान दीजिए, वैसे तो भारत में शीतकाल में बहुत जगह वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, लेकिन वह क्षेत्र जो प्रॉपर वर्षा करती है, जैसे कि मानसून वर्षा से हमारे छत्तीसगढ़ इधर बहुत वर्षा होती है, ऐसी वर्षा कौन सा क्षेत्र है जहां अधिक होती है। तो आपको समझा दें कि भारत में मानसून काल में जब हवाएं प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो अधिकांश वर्षा इस एरिया में होती है। इस एरिया में होती है अधिकांश वर्षा, धीरे धीरे इधर कम होते होते, क्योंकि हमें दक्षिण पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम घाट के कारण यहाँ वर्षा कम होता है इस क्षेत्र में। यहाँ अरावली पर्वत के कारण इस क्षेत्र में वर्षा कम हो जाती है। तो इसी को, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है
उस क्षेत्र में लौटते हुए मानसून बोला जाता है। शीतकाल, ध्यान दीजिए, शीतकाल में हवाएं इधर से इधर चलना चालू हो जाती है। इधर से इधर जब चलना चालू होती है तो हवाएं अब यहाँ अवरोध नहीं होता, अब हवाएं यहीं आके रुकती है। इस कारण से इस एरिया में अधिक वर्षा होती है। जहाँ जहाँ पर्वतों की दिशाएं ऐसे है उसके इस दिशा पर, यानी कि हमारे उत्तर पूर्व की दिशा पर वर्षा होती है इस समय शीतकाल में। और मानसून काल में, ग्रीष्म काल में हवा इधर से इधर चलती है तो उस दिशा में वर्षा उस समय वृष्टि छाया के कारण नहीं हुआ रहता है। तो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला यही क्षेत्र आपका आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये क्षेत्र। शीतकाल में वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र को यदि हम यहाँ पर इस तरह से अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करके इसके अंदर कुछ निशान लगा दें ऐसे, तो ये समझ में आता है। बड़ा एरिया भी ले सकते हैं, बाकी मुख्य एरिया ये है जो शीतकाल में अधिक वर्षा के क्षेत्र में आता है। वो तो ऐसे भी कर देता है कोई आदमी, लेकिन आप यहीं भर भी कर देंगे तो भी ये पर्याप्त है। तो इस तरह से हमने किस रूप में भरा है उसको। वैसे तो यहाँ भी है कुछ क्षेत्र, इधर भी है कुछ क्षेत्र, यहाँ भी है ना, जम्मू कश्मीर तरफ, तो उसको छोड़िए क्योंकि एक जगह हमको भरना है। तो यहाँ पर आपको शीतकाल में वर्षा का क्षेत्र के रूप में भर देना है। शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र है ना, ये हो गया, इसको हम यहाँ पर भर देंगे। अब हमारे पास आता है अरावली। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है और भारत में इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा यहाँ से बहुत कीमती पत्थर भी प्राप्त होती है। अरावली क्षेत्र आता है राजस्थान में, और राजस्थान में इसी अरावली के कारण एक तरफ रेगिस्तान और एक तरफ कुछ अच्छी भूमि है, हरियालियाँ हैं। तो ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, हमको पता है, दिल्ली इस जगह पर है। और आप ही कच्छ की क्षेत्र को आप देख लीजिए, यहाँ पर खंभात के इसके बीच में ये लाइन टाइप का पड़ता है, लेकिन आप खींचेंगे केवल राजस्थान के एरिया में। कितने में खींचेंगे, इस राजस्थान के एरिया में लाइन खींच देंगे। इसको आप पहाड़ नुमा आकृति भी बना सकते हैं। इस तरह से क्या बना सकते हैं, पहाड़ नुमा आकृति भी बना सकते हैं। वही आकृति आप यहाँ भी बना दीजिए, ऐसे ऐसे पहाड़ नुमा आकृति बना के यहाँ पर गोदावरी नदी क्या बोलते हैं, अरावली पर्वत लिख सकते हैं। तो ये इसी जगह के आसपास पड़ता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट लगभग हो जाती है, दिल्ली से थोड़ा इधर, और ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की रेखा के समांतर आपको राजस्थान वाले एरिया में खींच देना है और इस जगह बता देना है कि अरावली पर्वत इसी जगह पर है। तो हो गया आपके पास। अब आता है दिल्ली। दिल्ली का जिक्र मैंने अभी ही कर दिया और आपको जानना भी चाहिए। अब दिल्ली का सही जगह कहाँ पर लगाना है इसकी बात करते हैं। दिल्ली का सही जगह लगाने के लिए आप ध्यान दीजिए, हरियाणा ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इसके एरिया में आप ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका नेपाल का जो कोना है, इसके ठीक सीधे में हरियाणा के ठीक बॉर्डर पर आप एक गोला लगाइए। हरियाणा के ठीक बॉर्डर पर एक गोला लगाइए जो आधा हरियाणा में और आधा उत्तर प्रदेश में शामिल हो। आधा कहाँ चला जाए, उत्तर प्रदेश में चला जाए, और आधा हरियाणा में चला जाए। ऐसी जगह पर एक बिंदी लगाइए। हालांकि ऐसा बिंदी हमने पहले लगा चुके हैं, तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले हो चुका है तो हम इसको चौकोन कर देते हैं, आधा हरियाणा आधा उत्तर प्रदेश, इस तरह से चौकोन हमने बना दिया, इसके बीच में एक गोला लगा दिया। वही आकृति हम यहाँ बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली। हो गया, देश की राजधानी है। कई बच्चे कहीं भी कर देते हैं, मध्य प्रदेश पर गोला बना देते हैं। भाई दिल्ली को दिल्ली के जगह पे होना चाहिए ना, मध्य प्रदेश या राजस्थान के बॉर्डर पे नहीं। तो इस तरह से आप सही नक्शा भर सकते हैं। अगला हमारे पास जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो अच्छे नंबर पा सकें। प्रायः हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे या तो क्लास नहीं ज्वाइनिंग करने के चक्कर में टीचर द्वारा जब पढ़ाया जाता है उस पीरियड में ना हो, तो वो क्या है कि एक दिन का क्लास है, एक दिन में वो समझा देता है। अब एक दिन में समझाने के बाद उस दिन जो बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा है वो फिर नहीं सीख पाता। तो इसलिए इस वीडियो को आप उन बच्चों तक भी शेयर करें जो ज़्यादातर स्कूल पढ़ाई नहीं कर पाते अपने आर्थिक स्थिति, घरेलू समस्या आदि के कारण, तो उनको भी आप प्राप्त हो। इसलिए ग्रुपों में आप जरूर शेयर कीजिए, शैक्षणिक ग्रुपों में। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत के सीमा का राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाइए।
और संकेतों के साथ लेबल कीजिए। कच्छ का रण, गंगा नदी, खंभात की खाड़ी, सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य और छत्तीसगढ़ की राजधानी। ये है हमारे पास। इसको आप कैसे कैसे भरेंगे? पहला, कच्छ का रण एक क्षेत्र है, और वो क्या है? नमकीन कीचड़ है, नमकीन कीचड़ है। और ये क्षेत्र कहाँ पर है इसको आपको जानना है ना। तो कच्छ शब्द दिख रहा है तो कच्छ के आसपास होगा। कच्छ एक क्षेत्र है, सौराष्ट्र कहा जाता है, गुजरात में पड़ता है। इस क्षेत्र को कौन सा एरिया है जो इस तरह से मैंने बताया कि नमक का दलदल के समान है। हालांकि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। यह है भारत के इस जगह पर, भारत के इसी गुजरात के इस एरिया में पड़ता है। इसको हम यदि इस तरह से डॉट डॉट कर दें और लिख दें कि ये कच्छ का रण है करके, तो ये आपको हो जाएगा। इसको आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, इसको लाइन खींच के अंदर कर सकते हैं। इस एरिया में कच्छ का रण आता है। ठीक है, कच्छ का रण हम अपने उत्तर पुस्तिका में नक्शा के अंदर हम इसको भरेंगे, है ना। नक्शा में ऐसे भर देंगे और हमें संकेत के साथ यहाँ पर हम क्या कर देंगे? लेबल कर देंगे बिंदी लगा के। हमने क्या लिखा है? कच्छ का रण। कच्छ का रण यहाँ पर हम लिख देंगे। मैं यहाँ ए लिख देता हूँ थोड़े टाइम के, ए के लिए हमने भर दिया। आप लोग ये नहीं लिखोगे, है ना, कच्छ का रण ही लिखोगे यहाँ पे संकेत पर। हो गया। बी के लिए हमारे पास जाना है गंगा नदी। अब गंगा नदी को भी बच्चे कहीं पर भी लिख दे, कहीं पर भी लाइन खींच देते हैं, गंगा नदी लिख देते हैं, उसी के ऊपर पता चल रहा है यहाँ पर तो खींच दिए, पता चल रहा है यहीं पर खींच देते हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करके उड़ीसा ले आते हैं गंगा नदी को, है ना। तब तो प्रयागराज आज हमारे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। इस तरह से ऐसा नहीं है कि उसको सही जगह हमको जानना है। बद्रीनाथ धाम के लिए आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का स्थान, उत्तराखंड कौन सा है वहां से आप शुरू करेंगे। यह है उत्तराखंड। इस नक्शे में आपको प्रत्येक राज्य का नाम कम से कम थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, ये नेपाल का क्षेत्र है जहाँ पर नेपाल बसा हुआ है। इसी के ऊपर इधर हमारे उत्तराखंड, उत्तराखंड क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का ही खंड है वो। बढ़िया नाम भी मिला, याद करने का अच्छा तरीका। यहीं से बद्रीनाथ से गंगा नदी निकलता है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहती है, और इसके बाद कहाँ? गया बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश में घुस जाती है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसको कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये गंगा नदी का उद्गम से लेके अंतिम तक, है ना, उत्तराखंड। और उसके बाद आपको क्या बोला मैं? उत्तर प्रदेश पूरा, इधर आपका प्रयागराज, बनारस, गया, बिहार होते हुए ये आ जाती है आपका पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ बांग्लादेश चली जाती है, नाम बदल जाता है। इधर से आपका एक नदी और आती है जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसी में मिल करके इसका नाम बदल के मेघना हो जाती है। तो हम गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी हमने बना दिया। यहाँ पर उसी तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसी तरह से एक लाइन खींच देंगे और लिख देंगे गंगा, है ना। क्या लिख देंगे? गंगा नदी। बाकी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दो बातें हो गया। सही जगह से आपको निकालना है और सही जगह उसको पहुंचाना है। ये नहीं कि किसी और के दरवाजे से निकाल दो और किसी और के दरवाजे में घुसा दो। अब आता है आपका खंभात की खाड़ी। इसको अधिकांश बच्चे जानते हैं खंभात की खाड़ी कहाँ पर है। बार बार जिक्र आता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है करके, बार बार हम पढ़ते भी हैं। तो ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। खंभात की खाड़ी इस जगह पे है, जिसे एक त्रिभुज बना देंगे, उसी और त्रिभुज की लाइन हो, यही घुसा हुआ भाग जो है खंभात की खाड़ी है। उसको हम यहाँ पर भी इस तरह से बना देंगे और खींच देंगे और बता देंगे कि यही खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया खंभात की खाड़ी। हमने सही सही लेवल कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? संकेत के साथ। संकेत ही बना रहे हैं हम हर चीज के लिए। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन सा है ये भी आप लोग जानते होंगे। नाम जान गए तो राज्य का नक्शा में कहाँ पर स्थान है उसको जानना है और सही सही भर देना है। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य आप लोग जानते हो केरल है ना। केरल है। और केरल कौन सा है? ये है। केरल में आप बिंदी बिंदी लगा देते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य को हम बताने के लिए ये संकेत चुन रहे हैं। क्या? बिंदी बिंदी। तो यहाँ भी हम बिंदी बिंदी लगा देंगे और इस बिंदी बिंदी के आधार पर यहाँ पर हम क्या
डी को भरा हुआ है ना। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी भरने के लिए छत्तीसगढ़ को पहचानना है। छत्तीसगढ़ को वैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले तो बिल्कुल पहचानते हैं, तब छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ की इधर है कि इधर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, उस नक्शे के आधार पर सही सही आपको पहचानना। ये एरिया है देवभोग कहा जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे अलग से निकला हुआ है। यहाँ से जैसे ही इधर जाएंगे तो इस जगह पर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी पड़ता है। इसको हमने ऐसे भर दिया, ठीक है। ऐसे भर के हमने इसको ऊपर से एक लाइन और कर दिया, ऊपर से एक लाइन और बीच में बिंदी। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी इस जगह पे है, कहीं सरगुजा पे नहीं बना देना है। तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी को ऐसे भरा हुआ है। इसको संकेत में लेबल कर देंगे। और एक कौन सा है, ई को हमने भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान या तथ्य जो जिसे आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय जिसे आपको कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, इसके बारे में। अब हम आपको लेके चलते हैं विश्व के मानचित्र। विश्व के मानचित्र में आपको ज़्यादातर स्थानों को नहीं पूछा जाता, आपको इस तरह से बता दिया जाता है। ए के लिए डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इस जगह को आपको क्या कहा जाता है। इसके बाद आपको बी लिख दिया जाता है। बी यहाँ पर बोल देगा कि ये पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है ना। दक्षिण अमेरिका का एक पर्वत श्रृंखला ऐसे पूछ देगा। यहाँ लिख देगा कि उत्तरी अमेरिका का ये घास का मैदान, ठीक है। इसी तरह से आपको लिख देगा एक सागर, सी, ए बी और एक सी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक सागर का नाम बताइए। इसी प्रकार आपको एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पूछेगा, ऐसे बिंदी लगा देगा, ई लिख देगा, है ना, एक बंदरगाह, सी लिख देगा, एक सागर का नाम, एक घास के मैदान कह देगा, एक पर्वत, और यहाँ पर कह देगा कि एक प्रसिद्ध रेल मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का एक स्टेशन का नाम। आपको रेल मार्ग का नाम भी लिखना है, स्टेशन का नाम भी लिखना है। तो इस तरह से आपको विश्व के मानचित्र में पूछे जाते हैं। इन पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले मानचित्र कार्य के वीडियो में लेकर आएंगे। इसके लिए इसका भी लिंक हम एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं गबेल सर, धन्यवाद, जय हिंद।